तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सारे लोग अच्छे ही होंगे। और हम सबको पता है कि हाल ही में एमपीपीएससी स्टेट सर्विस 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हमारे मन में दो तीन सवाल होते हैं। पहला ये कि टोटल पोस्ट कितनी है, दूसरा ये कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तीसरा ये कि फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या होंगी, और चौथा जो सबसे चर्चित मुद्दा है वो ये कि नेगेटिव मार्किंग की पद्धति किस प्रकार लागू होगी प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो आइए सारे सवालों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, प्रारंभिक परीक्षा की जो डेट है वो हमें पहले से ही पता थी, 26 अप्रैल ये डेट है। ठीक है, इसका जो पैटर्न है पेपर 1 पेपर 2 ये तो पहले के जैसा ही है। लेकिन इसमें जो नई चीज हुई है वो हुई है नेगेटिव मार्किंग की। जो नोटिफिकेशन है उसकी एक लाइन में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। पर इसकी जो पद्धति होगी वो उसमें जब एमपीपीएससी का जो एग्जाम प्लान आएगा उस एग्जाम प्लान में डिटेल में लिखा होगा। क्योंकि अभी एग्जाम प्लान आया नहीं है तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। कुछ दिन में, 2-4 दिन में एमपीपीएससी की वेबसाइट पे एग्जाम प्लान आ जाएगा, उसमें वो चीज़ डिटेल में दी होगी। देखो, एमपीपीएससी स्टेट सर्विस के अलावा बाकी जितने एग्जाम कराता है, जैसे फॉरेस्ट का मेंस है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, तो इन सब एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। तो उसमें जो नेगेटिव मार्किंग लागू होने की पद्धति है वो 3R-W है। मतलब जो वो पेपर होते हैं जिनमें वो नेगेटिव मार्किंग लागू होती है, उनमें जो एक सवाल होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो उसमें जो नेगेटिव मार्किंग लागू होती है वहां पे आप अगर एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाता है। अब एमपीपीएससी का जो प्री होगा स्टेट सर्विस का, उसमें अभी तक जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। तो अगर 2 मार्क्स को मैं आधार मानूं तो आप अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो यहाँ पे आपका 0.66 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें नहीं पता है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा कि 3 मार्क्स का होगा। क्योंकि अभी तक जितने एग्जाम होते हैं हुए हैं प्रीलिम्स के, उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहा है, उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। लेकिन इस साल से नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। तो अगर 2 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन रहा तो एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.66 मार्क्स कट जाएंगे। अगर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया तब एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कितने भी नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, कुल मिला के सिंपल सा फंडा ये है कि 3 क्वेश्चन आप अगर गलत करते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होती है उसका यही फॉर्मूला होता है। वो 10 जनवरी से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, और 9 फरवरी इसकी लास्ट डेट होगी। और इसके अलावा जो एडमिट कार्ड है वो 16 अप्रैल को आ जाएगा, क्योंकि 26 अप्रैल को प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा कि इसमें पद कितने हैं, टोटल पद, तो हम सबको पता है 155 पद हैं। पर ये जो 155 पद हैं वो 87% और 13% दोनों को मिला के हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें से हम 13% हटा दें तो लगभग 20 पद हट जाते हैं इसमें से, और कुल पद बचते हैं 135। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, अगर पोस्ट नहीं बढ़ती हैं तो 135 पे फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब इसमें डीसी और डीएसपी की कितनी पोस्ट हैं, तो डीसी की जो पोस्ट है वो 17 है और डीएसपी की 18 पोस्ट हैं। अभी जो 17 पोस्ट हैं इसमें अगर 87% का देखें तो ये 15 पोस्ट बचेंगी, और डीएसपी की 87% में 16 पोस्ट बचेंगी। ठीक है, उसके अलावा हम जो बाकी की पोस्ट हैं उनको डिटेल में देख लेते हैं। अब चूंकि ये जो पोस्ट सारी दी गई हैं ये थोड़ा सा दिखने में एकदम क्लियर नहीं है, तो मैंने इन सारी पोस्ट का जो विवरण है वो एक्सेल सीट में निकाला है, तो हम उसमें आके समझ लेते हैं और वहाँ क्लियर हमें दिख जाएगा। देखो, जो पहली पोस्ट है डीसी की, तो डीसी में टोटल 17 पोस्ट हैं। इसमें से 4 यूआर की हैं, 3 एससी की हैं, 4 एसटी की हैं, 5 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। डीएसपी की जो पोस्ट हैं वो टोटल 18 हैं, जिनमें से 5 यूआर, 1 एससी, 5 एसटी, 5 ओबीसी और 2 ईडब्ल्यूएस की हैं। फिर है वाणिज्यिक कर अधिकारी, इसको सीटीओ बोलते हैं, इसकी टोटल 3 पोस्ट हैं। वाणिज्यिक कर विभाग में जिला पंजीयक की पोस्ट है, 1 पोस्ट है। सहायक आयुक्त की 1 पोस्ट है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ, ये श्रेणी ख की पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट हैं इसमें। और जनपद सीओ की 15 पोस्ट हैं। विकासखंड अधिकारी बीडीओ की 5 पोस्ट हैं। जनसंपर्क विभाग में जो सहायक संचालक हैं उसकी 4 पोस्ट हैं। जिला संयोजक की 2 पोस्ट हैं। क्षेत्र संयोजक की भी 2 पोस्ट हैं। एक सहायक संचालक की 1 पोस्ट है।
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की 1 पोस्ट है, बाल विकास परियोजना अधिकारी की 4 पोस्ट हैं, और विकास खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी इसकी 39 पोस्ट हैं। सबसे ज्यादा इसी की पोस्ट आई हैं इस बार। ठीक है, इसमें जनरल की मतलब यूआर की 12 पोस्ट हैं, एससी की 6 पोस्ट हैं, एसटी की 8 हैं, ओबीसी की 10 हैं, और जो ईडब्ल्यूएस है उनकी 3 हैं। तो नायब तहसीलदार की टोटल 4 पोस्ट हैं, सभी कैटेगरी में 1-1 पोस्ट है इसकी। आबकारी उप निरीक्षक की 10 पोस्ट हैं, उप पंजीयक की 2 पोस्ट हैं, सहकारी निरीक्षक की 16 पोस्ट हैं, और जो असिस्टेंट लेबर ऑफिसर होता है उसकी 1 पोस्ट है, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी का इसमें टोटल 5 पोस्ट है। तो जो टोटल जो पोस्ट हैं वो 155 है। तो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट बनती हैं, तो इसको मैंने अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, यूआर में जो टोटल पोस्ट हैं वो 40 हैं, ओबीसी में जो टोटल पोस्ट हैं वो 39 हैं, एसटी में 30 हैं, एससी में 19 हैं, ईडब्ल्यूएस में 16 हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि न्यूनतम शैक्षणिक की योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो हम सबको पता है कि कोई भी बैचलर डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो तो आप एलिजिबल होते हो, लेकिन वो स्टूडेंट जो अभी फाइनल ईयर में हैं अपने ग्रेजुएशन के, तो वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो इसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि जो अभ्यर्थी जो स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं वे सभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पात्र हैं। मतलब ये कि अगर वो मुख्य परीक्षा जब होगी, जब मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा उससे पहले तक उनकी जो अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है, फाइनल ईयर का जो एग्जाम है, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कब तक? मुख्य परीक्षा के जो फॉर्म भरे जाएंगे उसकी अंतिम तिथि तक। तो अभी जो मुख्य परीक्षा की जो डेट है कैलेंडर में वो 7 सितंबर से है। ठीक है, तो अगर सितंबर में मुख्य परीक्षा होगी तो जो फॉर्म है इसके वो लगभग जुलाई के आसपास भरे जाएंगे। तो जिन भी स्टूडेंट की फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो जुलाई तक अगर आ जाता है तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे, वो प्री का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। आ, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। एक तो वही डिग्री की कि आपकी डिग्री कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। दूसरा कि आपकी जो सर्टिफिकेट होते हैं वो सर्टिफिकेट किस डेट तक के बने होने चाहिए। तो सर्टिफिकेट में जो प्रीलिम्स के फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है उस तक, यानी कि 9 फरवरी तक आपके सारे डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए। आपका मूल निवासी है, आप जिस कास्ट से है वो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र लगेंगे वो सारे। और आयु सीमा इसमें कितनी होनी चाहिए, तो आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष होती है जनरली। तो ये जो आयु सीमा है, वो जो आयु सीमा का मापन होगा वो 1 जनवरी 2026 से होगा। तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 40 है। अब इसमें रिलैक्सेशन मिलता है मैक्सिमम एज में कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज 5 साल का रिलैक्सेशन होता है एस सी एस टी ओबीसी को, तो ये 45 पहुंच जाती है। और जो वर्दीधारी पद है जैसे डीएसपी का पद है या जेल अधीक्षक का पद है, आबकारी निरीक्षक का जो पद होता है, तो उसमें जो मैक्सिमम एज होती है वो 33 साल होती है। लेकिन यहाँ भी कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, तो ये एज 38 हो जाती है। तो मैक्सिमम एज 38 हो जाती है कैटेगरी के लिए। अगला पॉइंट है वो है शारीरिक मापदंड का। देखो, बाकी कुछ पोस्ट हैं जिनमें शारीरिक मापदंड की आवश्यकता होती है, जैसे कि डीएसपी है, वाणिज्यिक जो आबकारी निरीक्षक होता है वो है, जेल अधीक्षक की जो पोस्ट होती है, या परिवहन विभाग की। परिवहन विभाग की पहले जो आरटीओ ऐसा ही होता था, वो एमपीपीएससी से ही इसी सिविल सर्विस के एग्जाम से होता था, पर अब उसका एग्जाम अलग होने लग गया है। लेकिन ये जो बाकी पोस्ट हैं, डीएसपी है, आबकारी का है और जेल का है, इनके लिए शारीरिक मापदंड की आवश्यकता होती है। बाकी और किसी पोस्ट के लिए शारीरिक मापदंड की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें ऊंचाई होती है, सीने का घेरा होता है, और फुलाव के साथ सीने का घेरा होता है। तो ये 2 चीजें देखी जाती हैं, तो ये यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। उसके अलावा रोजगार पंजीयन की का एक नियम होता है। तो रोजगार पंजीयन का वर्तमान में नियम ये है कि जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको रोजगार पंजीयन उनका आवश्यक है, और उनका रोजगार पंजीयन इंटरव्यू के समय जब साक्षात्कार होता है उस समय आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो स्टूडेंट जो फॉर्म भरना चाहते हैं और वो इस मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, तो उनके लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता नहीं है, वो बिना रोजगार पंजीयन के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे आपको आपके काम के बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा।